नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनमला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार की दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया है। यह बजट उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया है। आपको बता दें कि बजट पेश के दौरान क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। वित्तीय वर्ष 2027 का बजट प्रस्तुत करता हूं। माननीय हमारी सरकार के पिछले और वर्तमान कार्यकाल में प्रदेश का सर्वांगीण विकास हुआ है। चाहे कानून व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हो, अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार हो, औद्योगिक निवेश हो, रोजगार सृजन हो, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, युवाओं का कौशल संवर्धन हो, किसानों की खुशहाली हो, गरीबी उन्मूलन हो। वर्ष 2024-25 त्वरित अनुमान में प्रदेश की जीएसडीपी 30.25 लाख करोड़ रुपए आकलित हुई है, जो गत वर्ष की तुलना में 13.4% की वृद्धि प्रदर्शित करता है। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,09,844 रुपए आकलित हुई है, जो वर्ष 2016-17 में प्रति व्यक्ति आय 54,564 रुपए के दोगुने से अधिक। वर्ष 25-26 में प्रति व्यक्ति आय 1,20,000 रुपए होने का अनुमान है। प्रदेश में हम लगभग 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाने में सफल हुए हैं। बेरोजगारी की दर 2.24% रह गई है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माण केंद्र है। देश के कुल मोबाइल फोन उत्पादन का 65% उत्पादन प्रदेश में होता है। भारत की 55% इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इकाइयां प्रदेश में स्थित हैं। प्रदेश का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 44,744 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। उद्योग और तकनीक में निवेश के साथ ही प्रदेश में नवाचार को बढ़ावा देने हेतु किए गए प्रयासों के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर श्रेणी की रैंकिंग हासिल हुई है। सरकार की अवस्थापना प्रधान विकास के प्रति प्रतिबद्धता का ये प्रमाण है कि राज्य में नीति आयोग द्वारा माह जनवरी 2026 में जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2024 में देश में लैंडलॉक्ड प्रदेशों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश कृषि उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है। गेहूं, धान, गन्ना, आलू, केला, आम, अमरूद, आंवला और मेंथा उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का योगदान सर्वाधिक है। 2016-17 में सिंचित क्षेत्र 2.16 करोड़ हेक्टेयर के मुकाबले प्रदेश में वर्ष 2024-25 में 60 लाख हेक्टेयर अधिक अर्थात 2.76 लाख हेक्टेयर का हो चुका है। फसल सघनता जो 2016-17 में 162.7% थी, वर्ष 2024-25 में 193.7% हो चुकी है। वर्ष 2016-17 की 5878 मेगावाट ताप विद्युत उत्पादन क्षमता के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 माह दिसंबर 2025 तक 55.16% बढ़ोतरी करते हुए 9,120 मेगावाट ताप विद्युत उत्पादन क्षमता प्राप्त की गई है। लोकलेखा से 9,500 करोड़ रुपए की शुद्ध प्राप्तियां अनुमानित हैं। समस्त लेन देन का शुद्ध परिणाम 54,963 करोड़ 17 लाख रुपए ऋणात्मक अनुमानित है। अंतिम शेष प्रारंभिक शेष 96 करोड़ 41 लाख रुपए ऋणात्मक को हिसाब से लेते हुए अंतिम शेष 55,059 करोड़ 58 लाख रुपए ऋणात्मक अनुमानित है। राजस्व बचत 64,457 करोड़ 57 लाख रुपए अनुमानित है। राजकोषीय घाटा 1,18,480 करोड़ 59 लाख रुपए अनुमानित है, जो वर्ष के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.98% 3% से कम है। माननीय हमारी सरकार प्रदेशवासियों को एक सुरक्षित, स्वस्थ, सभ्य और खुशहाल समाज मुहैया कराने तथा प्रदेश में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है। हमारी सरकार की कार्यशैली जिस जीवन दर्शन से अनुप्राणित है, उसे इन शब्दों में बयान किया जा सकता है। बात अनमोल बहुत है, ये जिंदगी के लिए बता रहा हूं फलसफा मैं हर किसी के लिए। पोंछ सकते हो तो दुखियों के पोंछ लो आंसू, न जिए आप फकत अपनी ही खुशी। माननीय मैं माननीय प्रधानमंत्री जी
और माननीय मुख्यमंत्री जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के माननीय सदस्यों, प्रदेश के मंत्रिपरिषद के अपने सभी माननीय सदस्यों का अत्यंत आभारी हूं, जिनके सहयोग एवं परामर्श से मैं ये बजट प्रस्तुत करने में सक्षम हो सका हूं। मैं यहाँ पर मुख्य सचिव वित्त और वित्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों, प्रधान महालेखाकार उत्तर प्रदेश तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के अधिकारियों एवं प्रदेश सरकार के सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में बहुमूल्य सहयोग प्रदान किया है। माननीय, मैं आपका भी आभारी हूं कि आपने मुझे बजट पेश करने का मौका दिया। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय, मैं वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट इस सदन में उपस्थित सभी सम्मानित प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रदेश की जनता को समर्पित करता हूं। वंदे मातरम। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वहीं बजट पर हमारे साथ नाहर सिंह जुड़े हुए हैं। नाहर, बताइए, यूपी का बजट पेश कर दिया गया है। अगर हम कानूनी और संवैधानिक दृष्टि से देखें तो इस बार का बजट कैसा है? ये बजट जो होता है, जो भी बजट हाउस में पेश होता है वो संवैधानिक ही होता है जी। लेकिन इस बजट में जो इन्होंने ये कहा गया है कि हमने बहुत बेहतर काम किया है, इस बजट में ये बताएं कि भारत सरकार ने ये कहा है 2025 में कि एक किसान की आय मात्र 43 रुपए है। आप 50 मान लीजिए, एक महीने की आय किसान की होगी 1500 रुपया। तो आपने किसान के लिए इस बजट में क्या किया है, आप ये बताएं ना। किसान के खाद सस्ता किया है, किसान की आपने जो सामान खरीदा जाता है वो सस्ता किया है, आपने किसान को क्या दिया है? नंबर 1। अब आता है केवल जब नौजवान को या बच्चे को आपने पढ़ाई उसकी प्राथमिकता होती है। आप ये बताएं कि आपने कितने प्राइमरी स्कूल और कितने जूनियर हाई स्कूल और बढ़ाए हैं, ये बताएं और देश बजट में। आप ये भी बताएं कि कितने मास्टरों का आपने और अपॉइंटमेंट किया है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तीसरा, आप ये बताएं कि आपने इस साल में 2025 में जो पहले बजट पेश किया था, आज तक पूरे प्रदेश में कितने अस्पताल बनवाए हैं और कितने लोगों को आपने फ्री में दवाई दी है। बजट का मतलब ये नहीं होता कि आप जो मर्जी चाहे लिख के दे दें। आप कहते थे 50 लाख करोड़ रुपए के आपने MOU साइन कर दिए, ये तो आप हर साल करा रहे हैं। आप ये बताना वो MOU से जो
पिछले साल अब आपको ने दस्तखत किए थे, उनमें कितना MOU का काम शुरू हुआ, कितना नहीं हुआ, कितने लोगों ने जमीन ली, कितने लोगों ने नक्शा पास कराया। तो ये सब लोगों को बहकाने का बजट है। ना इसमें किसान के लिए कुछ है, ना इसमें बेरोजगार के लिए कुछ है, ना इसमें छात्र के लिए कुछ है, ना इसमें बीमार के लिए कुछ है। मैडम नाहर जी, अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए ये बजट कैसा रहा? आप देखिए, किसान में महिलाएं भी तो हैं जी, छात्रों में महिलाएं भी तो हैं, बेरोजगारों में महिलाएं भी तो हैं, बेरोजगारों में बीमार महिलाएं भी तो हैं। वो इस देश के प्रदेश के नागरिक सबके लिए है, चाहे आदमी हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हो, ये सबके लिए है। बजट एक आदमी के लिए, आदमी या पुरुषों के लिए नहीं होता, सबके लिए होता है। इसलिए ये बजट बेसलेस, ये बजट लोगों को बहकाने के लिए है, इसमें किसी के लिए कुछ नहीं है। मैडम तो इस बजट को आप किस रूप में देख रहे हैं? इस बजट को मैं इस रूप में देखता हूँ कि लोगों की जो जिनको कम दिखाई देता है, उनकी आंख से आई साइड का चश्मा उतार लिया जाए जी, और उनसे पूछिए कि अब आपको कैसा दिखाई दे रहा है। ये उत्तर प्रदेश का बजट है। जी नाहर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने योगी सरकार का 10वां बजट सदन में प्रस्तुत कर दिया है। बजट में पिछली बार के मुकाबले लगभग 80 से जो है 1000 करोड़ के अतिरिक्त प्रावधान किए गए, जिस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीसी की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मित्रों, मैं आज की इस विशेष मीडिया ब्रीफिंग में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज वर्ष 26-27 का उत्तर प्रदेश का बजट हमारे माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 9 वर्ष के दौरान अपना परसेप्शन बदलने में जो सफलता प्राप्त की है, पॉलिसी पैरालिसिस से उभर करके परसेप्शन को बदलकर अनलिमिटेड पोटेंशियल के स्टेट के रूप में यूपी को प्रस्तुत किया है। आज का ये बजट उन्हीं भावों का प्रतिनिधित्व भी करता है। आपने देखा होगा कि 9 वर्ष में 3 गुना से अधिक उत्तर प्रदेश का यह बजट बढ़ा है, यानी 9,12,000 करोड़ रुपए से अधिक का अब उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी का यह बजट आज उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में प्रस्तुत हुआ है। और अगर बजट की मैं थीम कहूं तो यह सुरक्षित नारी, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और रात को काम, तकनीकी निवेश से समृद्ध होता उत्तर प्रदेश के लिए समर्पित यह बजट 9 वर्ष के नवनिर्माण की एक नई गाथा को देशवासियों के सामने प्रस्तुत करता है। बजट की जो हाइलाइट्स हैं, जो आपने देखा है, इसमें 43,565 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि केवल नई योजनाओं के लिए इस बजट में उसमें प्रस्तावित की गई है।
दूसरा, 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए है। यानी ये परिसंपत्तियों के नवनिर्माण में, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में और इकोनॉमी की यानी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ीकरण करने में इसकी बड़ी भूमिका होती है और यहीं से रोजगार का सृजन भी होता है। ये रोजगार सृजन में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है। ये बजट का मुख्य हाइलाइट्स है। आपने इस चीज को बजट में देखा होगा। बजट भाषण जब वित्त मंत्री जी पढ़ रहे थे तो उस समय भी आपने इस बात को गौर किया होगा कि बजट में जो हमारी एफआरबीएम की सीमा है, यानी पिछले 9 वर्ष में ये हमारी सरकार का 10वां बजट है और पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री को 10वां बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है यूपी जैसे राज्य में। इससे पहले कभी नहीं हुआ। दूसरा है कि इन 9 वर्षों में एक भी टैक्स नहीं लगाया गया। तीसरा है, यूपी के अंदर जो भी कर चोरी थी, लीकेजेस थे, इन सबको रोक करके कुशल वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से बेमारू राज्य से उत्तर प्रदेश को भारत की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेक थ्रू के रूप में प्रस्तुत करते हुए रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त हुई है। 2017 में जिस राज्य में ऋणग्रस्तता थी और वह उसकी 30% से अधिक थी, उसे घटा करके हम लोगों ने अगले ही 2-3 वर्षों के अंदर 27% में लाने में सफलता प्राप्त की थी। लेकिन 3 वर्ष का जो कोविड कालखंड था, इसके कारण यह सीमा बढ़ी थी। हम इसे फिर से 27% में लाने में सफल हुए हैं और हमारा इस वित्तीय वर्ष में यह लक्ष्य है कि हम इसको 23% तक लेके आ जाएं। यानी जो रिजर्व बैंक ने तय किया है कि किसी भी राज्य की जो कुल जीएसडीपी होगी उसकी 30% से अधिक ऋण उस पर नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में है जिस राज्य के पास जो भी एफआरबीएम की सीमा तय की गई है उसके अधीन उत्तर प्रदेश ने अपने वित्तीय प्रबंधन को रखा है और उत्तर प्रदेश की ऋणग्रस्तता उसी के अधीन उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही है। ये हमारा कुशल वित्तीय अनुशासन भी है। बिना अतिरिक्त टैक्स लगाए हुए उत्तर प्रदेश के अंदर वेलफेयर की स्कीम को, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीम को और प्रत्येक सेक्टर में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए विकास के नित नए सोपान को स्थापित करते हुए आज उत्तर प्रदेश जिस दिशा में आगे बढ़ा है, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, उसके बल पर उत्तर प्रदेश आज देश की टॉप 3 इकोनॉमी में एक है। देश की जो टॉप 3 इकोनॉमी है उनमें से उत्तर प्रदेश की एक है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को, हमने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में अब अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है इसको हम 2.24% तक के नीचे लेके आने में सफल हुए हैं। यह स्थिति 2017 के पहले यह लगभग 17 से 19% तक था। आज इसको हम नीचे करने में सफल हुए हैं। जॉब लेड ग्रोथ को लेकर के हम लोगों ने इस पूरे बजट की जो हमारी सोच है, युवाओं के प्रति समर्पित भाव के साथ जो भी ग्रोथ हो वह उनके एम्प्लॉयमेंट को लेकर के भी हो और युवाओं के एम्प्लॉयमेंट पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए एमएसएमई, स्टार्टअप, ओडीओपी और स्थानीय उद्यमियों को विकसित करते हुए बृहद निवेश की नई योजना के साथ उत्तर प्रदेश को इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेटर
के रूप में भी एक बड़ी भूमिका के साथ आगे बढ़ाने का तय। और इसके लिए आपने बजट में इन चीजों को देखा होगा, कैसे उत्तर प्रदेश ने अब उस दिशा में कार्य करना प्रारंभ किया। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को लेकर के आज जो बड़ी घोषणाएं हुई हैं, उन बड़ी घोषणाओं में जो बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है कि उत्तर प्रदेश सरकार जहां पे चल रहा है, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश राज्य में हमेशा इस बात को देखने को मिलता था कि अलग अलग विभाग अलग अलग समय में अलग अलग डाटा प्रस्तुत करते थे। हमारी सरकार ने तय किया है कि हम यूपी के अंदर एक स्टेट डाटा अथॉरिटी का गठन करेंगे। स्टेट डाटा अथॉरिटी या उत्तर प्रदेश के अंदर रियल टाइम डाटा और उसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग के साथ साथ उसके लिए भविष्य की योजनाओं को आगे बढ़ाने में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। बजट की जो हाइलाइट्स हैं उनमें से ये भी है। दूसरा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या अन्य सेक्टर में कार्य करने के लिए डाटा सेंटर क्लस्टर की स्थापना, यह भी बजट में इसका प्रावधान, इसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। मेडटेक और डीपटेक के लिए EI मिशन की घोषणा, यह भी इस बजट के अंदर है, जिससे युवाओं के लिए स्किल युवा को अधिक से अधिक जॉब हम उपलब्ध करवा सकें। इसके लिए उनकी स्किलिंग की प्लानिंग भी इस बजट में, उसका महिला उद्यमी उत्पाद और विपणन केंद्र के रूप में उसे विकसित करना, सी मार्ट के रूप में लोकल स्तर पर SHGs के माध्यम से उन महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक बड़ी घोषणा ये भी है, जिसमें स्थानीय स्तर की महिलाएं SHGs के माध्यम से जो अपना लोकल गांव में, शहरी क्षेत्र में अपना प्रोडक्ट बनाती हैं, महिला स्वयंसेवी समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए स्कीम एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। मित्रों, आप इस बात को जानते हैं कि स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने पिछले 9 वर्ष में एक नई प्रगति की है, एक नया प्रयास किया है। और इस प्रयास के अंतर्गत आप इस बात को देख सकते हैं कि जिस राज्य में पहले मात्र 36 मेडिकल कॉलेजेस थे, जिसमें से 17 से कम केवल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस थे, आज उस राज्य में 81 मेडिकल कॉलेज, 2 एम्स और कई हमारे पास सुपर स्पेशलिटी के हॉस्पिटल्स वर्तमान में कार्यरत हैं। ये सुविधाएं और देश के अंदर सबसे अधिक 5,46,00,000 से अधिक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड के गोल्डन कार्ड देने वाला राज्य यूपी है। सबसे अधिक गोल्डन कार्ड भी उत्तर प्रदेश दे रहा है। अब नेक्स्ट क्या? हमने टर्सरी केयर के रूप में अपने मेडिकल कॉलेजेस को विकसित किया है। कुछ मेडिकल कॉलेजेस इसमें विकसित। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।